Hello and how are you, my dear friends of 10th standard, and welcome back once again to my video lecture of social science. Okay, right. So now this is going to be the third lecture of chapter number 20. Chapter number 20 जिसका नाम है Social Problems of India and Challenges. Okay, Social Problems of India and Challenges. ये civics का चैप्टर है. ठीक है, जिसके 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं. तीसरा लेक्चर जनरली उसमें हमने अभी तक कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, ये दोनों मेजर टॉपिक्स यानी कि दोनों मेजर हमारी समस्याएं हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है. Then we discussed about minorities also, and most importantly we also discussed about the fact that despite the fact that there are some minorities living in India, के कुछ जो है रिलीजन के हिसाब से अगर गिना जाए या तो फिर दूसरा कोई भी लैंग्वेज या कल्चर के हिसाब से, ठीक है, तो कोई भी इंसान भले ही वो माइनॉरिटी में आता हो, लेकिन ह्यूमन राइट्स इक्वल है हमारे देश में, बिकॉज वी फॉलो डेमोक्रेसी एंड वी फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्लियरली ऐसा मेंशन किया गया है कि हमें जो है वो कोई कास्ट या रिलीजन या तो फिर लैंग्वेज या कल्चर के हिसाब से किसी भी इंसानों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली we have seen it so far that there are some differences kept between the the different communities. ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज इंडिया में रहती है, तो वो एक बहुत ही दुख की बात है. ऐसा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए. एंड बेसिकली being an educated person, it becomes our primary responsibility to eradicate such kind of differences if they are there. In case if we find them around us, okay, then we need to have the proper understanding of removing those differences from the environment. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया बहुत सारी माइनॉरिटीज इंडिया में रहती है. अब कास्ट की बात करें तो कास्टिज्म भी बहुत ही मेजर, एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं सोशल इविल है. ओके, और उसमें कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको समाज के दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा बदलना पड़ रहा है, ऐसा एक इंप्रेशन है. वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बिटर, लेकिन वो फैक्ट. ठीक है, तो आज हम वो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. जो टॉपिक्स हम आज कवर करने जा रहे हैं उनको मैंने लिखा है, ठीक है, कि लाइक जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख ही देता हूं कि शेड्यूल कास्ट, जिसको शॉर्ट में हम SC बोलते हैं, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों कम्युनिटी से रिलेटेड आज के टॉपिक्स हैं हमारे. ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. So over here you can see the name of these two castes which are regarded as backward class in our society. तो उनके लिए आज हमें जनरल प्रोविजंस के बारे में, उनके स्पेशल प्रोविजंस के बारे में भी, एंड देन प्रोविजंस स्पेशली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द प्रोविजंस फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वो टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में कौन सी जो लाइक कास्ट और सब कास्ट आती है, और उसका एक कोई थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन अगर है तो वो कैसा है. तो आइए देखते हैं पेज नंबर 171. that's where our topic starts. The Indian Constitution does not give a clear-cut definition of scheduled caste and scheduled tribes. This has been specifically referred to by the order of the President on the advice of the government of the respective states. Okay, बहुत ही important point है शुरुआत में. It's very important point in the beginning itself. There we do not have a proper definition given in the Constitution about scheduled caste and scheduled tribe. Scheduled caste और scheduled tribe के बारे में कोई proper definition नहीं दी गई.
लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस के आधार पर वो पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड कर सकते हैं. That is totally dependent on the respective state governments. इसका मतलब ये भी होता है कि कोई पर्टिकुलर सब कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट में आती है अगर गुजरात में, तो हो सकता है कि कोई दूसरे स्टेट में वो वही कम्युनिटी के लोग शेड्यूल कास्ट में नहीं आ रहे हैं. और उससे उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि राजस्थान में कोई पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो हो सकता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में वो लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में नहीं आएंगे. That sort of little bit of complicated arrangement is there. लेकिन कहने का मतलब यही है कि पूरा देश का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें इन जनरल ऐसा लिखा नहीं गया है कि ये कम्युनिटी के लोगों को एससी या एसटी में शामिल किया जाए. So that's very important point to note. Okay, in the Indian Constitution, provisions have been made to prevent caste-based exploitation. Okay, Constitution में एक महत्वपूर्ण बात दूसरी ये लिखी गई है कि अगर ऐसा ध्यान में आता है कि कास्ट को ध्यान में रख के अगर कोई शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, ओके, तो एक एफर्ट होना चाहिए कि उनको न्याय मिल सके. इसलिए जो कोई भी इंसान या जो कम्युनिटी उनका शोषण कर रही है उनके लिए सजा या तो फिर उनके लिए लीगल कार्रवाई जो है उसका एक रिकमेंडेशन किया गया. So in the Indian Constitution, provisions have been made to prevent caste-based exploitation, to wipe out the injustice to them through equality and fraternity, and to see that they progress socially, economically, politically, and educationally. हो सकता है कि पास्ट में कोई कुछ कारणों की वजह से वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली पिछड़ गए हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है. लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि वो बैकवर्ड है. इट्स अ वेरी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन गिवन. ओके, और इसी चैप्टर में मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कास्ट या रिलीजन हम लोग बनाते हैं. जब इंसान इस धरती पे जन्म लेता है उसके बाद हम ये लाइक करते हैं कि ये कास्ट या वो रिलीजन, उसमें हम इंसान को बाइफरकेट करते हैं. लेकिन अदरवाइज कुदरती रूप से तो ऐसा कुछ होता ही नहीं. खून का रंग जो है वो लाल होता है, सबकी दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, ठीक है, और हम सभी भारतीय हैं. ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है. ये सारी एक मॉरल अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं जो हमें हमारे एजुकेशन के थ्रू सीखने को मिलती है. बट अनफॉर्चुनेटली ये सोशल इवल अभी भी हमारे समाज में है. इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन में जो सब लिखा गया है अच्छी बात है, वो सभी हम सही तरीके से ग्रास्प नहीं कर रहे. Either we don't understand those things or we do not want to understand those things. Either of these two things are there. Okay? इसलिए बार-बार ये चीज सिखाई जाती है और उम्मीद रखा जाता है कि जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे थोड़ा सा समाज में सुधार आएगा. तो हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि ना ही उनका अपमान करना, एससी या एसटी में जो कोई भी लोग आते हैं कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर वो पिछड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैकवर्ड है. उनको नॉर्मल ट्रेंड में लाने का कोशिश हमारा होना चाहिए. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर आप किसी से ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आप उसको हेल्प करो, ठीक है. उसका मॉरल अवेयरनेस जितना है उससे अगर आपका ज्यादा है तो आप अवेयरनेस लाने की कोशिश करो. Because in case if you think that you are more educated, you are more aware, okay, you are more intelligent, you are more smart, then you have to prove it by your behavior. In case if you behave rudely to the people of the other caste, then it automatically proves that whatever you are claiming about your education and behavior and smartness, that is absolutely wrong. Okay? आपका बिहेवियर जो है वो स्मार्ट नहीं है, आप एजुकेटेड भी नहीं.
because you are behaving according to something which is against the smartness and against the good education. Okay, तो वो हमारा एक एक रिकमेंडेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा समझ के उनको नॉर्मल ट्रेंड में लाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज तो हमारे जैसे ही सभी लोग सेम पर्सन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, those castes included in this schedule are called scheduled caste। 341 में वैसे लिखा गया है कि कुछ सबकास्ट ऐसी है, कुछ सबकास्ट उनकी उन्हीं के नाम पे लिखे गए, हालांकि हर एक स्टेट का सिनारियो जो है वो अलग अलग रहता है, बट स्टिल इन जनरल एक ऐसा डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि हर एक जगह पे ये जो सबकास्ट है वो तो शेड्यूल कास्ट में आएगी ही। That is mentioned in Article 341. So remember that. Second paragraph. While those castes which are included in the schedule of Article 342 are called scheduled tribes. Okay, so 342 article जो है वो scheduled tribes के लिए है. Remember this thing once again. I'm repeatedly telling you over and over. 341 जो article number 341 है, ओके, उसमें शेड्यूल कास्ट में कौन सी कास्ट इन जनरल आ सकती है पूरे देश में वो मेंशन किया गया है, और 342 में कौन सी कास्ट या सबकास्ट है वो शेड्यूल ट्राइब्स में आ सकती है वो मेंशन किया है, ठीक है। पीपल हु लिव मोस्टली इन द फॉरेस्ट एरियाज एंड माउंटेनियस रीजन्स आर इंक्लूडेड अमंग शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स का क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है एक्चुअली, ठीक है, कि जनरली स्टेटमेंट एक्चुअली इस चैप्टर में पहले भी आ चुका है। तो माउंटेनियस या तो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाली जो प्रजातियां हैं, ठीक है, तो उनको शेड्यूल ट्राइब्स में जनरली हम काउंट करते हैं। दे लिव इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड लिव इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज कंपेयर्ड टू अदर्स। उनका लाइफस्टाइल क्राइटेरिया वगैरह जो है वो अलग रहता है। पहाड़ी एरिया में जंगलों में रहने वाले तो ऑब्वियसली हम जो शहरों में रहते हैं उनसे उनका लाइफस्टाइल काफी अलग होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे से काफी बैकवर्ड है, जाहिर सी बात है, बिकॉज दे हैव एडजस्टेड देमसेल्व्स इनटू अ टोटली डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस। सो बाय चांस इन केस इफ दे थिंक अबाउट माइग्रेटिंग टू द सिटी एरियाज एंड स्टार्ट लिविंग ओवर देयर, तो उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर हम उनका बिहेवियर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि या तो ये कम लिखे पढ़े हैं या तो फिर वो उनका बोलने चालने का ढंग जो है वो कोई ठीक नहीं है, ऐसा लगता है हमें, ओके, या तो फिर सोशली थोड़ा सा बैकवर्ड है, कोई बात है वो समझ में नहीं आती। इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ओके, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, उनका ये कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन हम उनको नीचा गिन लेते हैं, हम उनको बैकवर्ड गिन लेते हैं और कहीं ना कहीं उनका कंटेम्प्ट करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। That sort of hatred is our fault, वो हमारी गलती जरूर है, ठीक है। वो लोग तो जो बिहेवियर कर रहे हैं, अगर उनका लो एजुकेशन है तो वो एक उसके पीछे उनका सोशल बैकग्राउंड है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। अदरवाइज और कोई तकलीफ नहीं होती है। They are also a human being just as we are. So we should again, keeping in these points in our mind, we should behave to them in accordance with humanity. Humanity के जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर हमें उसका बिहेवियर उनके साथ बिहेव करना चाहिए। और ऑब्वियसली ये बात हमें जरूर समझनी चाहिए कि in case if we have lived in the urban areas, city areas, and macro cities for a long time, then we are quite habituated to be the part of that culture. Okay, they will also be habituated to be the part of the culture after some years. कुछ सालों के बाद वो भी शहरों के लक्षणों से या उनके कल्चर से घुल मिल जाएंगे और एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, तो जो बैकवर्डनेस का ख्याल हमारे दिमाग में है वो इस हिसाब से हमें निकाल देना चाहिए कि कोई भी जगह जब नहीं होती है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है, तो वहां पे उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंट पर्सन है, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये सुन के थोड़ा सा ताज्जुब होगा
लेकिन अगर हम भी कहीं पे चले जाते हैं कोई ऐसी जगह पे जो हमारे लिए नहीं है, मान लीजिए कि माइग्रेट करके यहां से अगर हम चले गए अच्छे खासे कोई सिटी में, लंदन में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में, तो कहीं ना कहीं वहां के लोकल लोगों के द्वारा हमें भी बैकवर्ड गिना जाता है। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, क्योंकि हम वहां के लिए नए हैं, वहां की सारी चीजों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, वहां के सिस्टम के बारे में हमें नहीं पता है, छोटी से छोटी जो बात होती है ना उसके बारे में भी हमें नहीं पता है, वो हमें सीखना पड़ता है। ओके, बट वंस वी हैव एडजस्टेड टू दैट सिस्टम, either it's the city of New York or Paris or London or Amsterdam or Dubai or Singapore, whatever, ठीक है, लेकिन एक बार पूरी सिस्टम के साथ अगर हम एडजस्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हम वहां पे नॉर्मल गिने जाते हैं। ठीक है, दीज सिटीज जिसके जो 4-5 नाम मैंने लिए वो मल्टीकल्चरल सिटीज हैं, वहां पे जनरली किसी को बैकवर्ड या ऐसा नहीं, जनरली ऐसा नहीं, लेकिन कोई अगर नया नया उस शहर में गया है, ओके, then there are so many people who have been living locally for so many years, they would like think about that person to be a kind of a dumb person, जिसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, इसको कौन सी बस कहां से मिल रही है, कौन सी ट्रेन कहां पे जा रही है, ट्रेन कहां से लेने की, कौन सा चीज कहां से खरीदने का, ये भी नहीं मालूम पड़ता है, छोटी से छोटी चीज नहीं मालूम पड़ता, so that person for that temporary period of time is regarded as dumb। हमारा सिचुएशन भी ऐसा ही है। आई एम मेकिंग द कंपैरिजन ऑफ रियलिटी ब्रांच कि हम लोग भी ऐसा ही थे कि कोई किसी भी इंसान का सोशल बैकग्राउंड जाने लगे, उनके बारे में हम एक जो है एक नोशन बना देते हैं हमारे दिमाग में कि ये इंसान ऐसा है ऐसा है। इट्स नॉट गुड एक्चुअली, बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटी, the principles of humanity is definitely not good. In case if you know something more than the other person, then it is your primary responsibility to respect the situation and explain that person or share your knowledge। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, ठीक है। That person will always remain thankful to you in case if you have been able to successfully teach them something। कोई भी इंसान को अगर आप कुछ सिखा सकते हो तो हमेशा वो इंसान आपका आभारी रहेगा, आपका थैंकफुल, आपका शुक्रिया, आपको दुआएं देगा। ये एक ह्यूमन रिलेशंस की बात है, रिलेशंस बढ़ेंगे, आपकी इंप्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। इफ यू डू सच काइंड ऑफ नोबल बिहेवियर रिपीटेडली टू ईच एंड एवरी पर्सन एवरीवेयर, ठीक है, तो समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ती है। और ये जो हम जनरल बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब ऐसे डिफरेंसेस हम बनाते हैं वो भी निकल जाएंगे अगर हर एक इंसान अगर ऐसा करता है तो, ठीक है। सो दैट्स आवर ड्यूटी, if we are educated, if we claim to be educated people, then it is our primary responsibility to behave in a good way। अब आइए पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में कौन सी एक कुछ फैसिलिटीज दी हुई है एससी और एसटी के लिए, वो टॉपिक है। फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन आर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए प्रोविजंस, उसमें जो दो एक्चुअली क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल प्रोविजंस के बारे में, ठीक है, कि जनरल प्रोविजंस कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Article 15 of the Constitution restricts discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. Okay? ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है। आर्टिकल 15 में ऐसा लिखा गया है कि किसी भी इंसान को उसके जन्म स्थान के आधार पर, या तो उसकी कास्ट या उसकी कम्युनिटी या तो उसके रिलीजन के आधार पर भेदभाव रखना गैर कानूनी है, ठीक है। अगर ऐसा भेदभाव रखा जाता है और जुडिशरी के ध्यान में आता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। इन एडिशन टू दिस, नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड, ठीक है, कोई ऐसी शर्तें नहीं उनके खिलाफ रखी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एंटरिंग शॉप्स,
ओके, अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते थे कि उनको कुछ कुछ जगहों पे एंट्री करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था। लिटरली जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर एंटरिंग शॉप में एंट्री नहीं करने देने का ऐसा हम नहीं कर सकते। फॉर एंटरिंग रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, टेम्पल्स भी हो सकता है, मॉस्क भी हो सकता है, कोई भी पब्लिक प्लेस है वहां पे पहले कुछ कुछ जगहों पे ऐसा पाया जाता था, खास करके गांवों में, कि ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन रखा जाता था। कुछ कास्ट के लोगों को मंदिरों में एंटर नहीं होने दिया जाता था, या फिर कुएं में से पानी उनको नहीं भरने दिया जाता था। और अगर ऐसा करते हैं तो दूसरी कम्युनिटी वाले लोग, यहाँ तक के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं और ऐसे हजारों इंसिडेंट्स जहां पे उनको फिजिकली एक्सप्लॉइट करते थे, उनको मारते थे सब मिलके। ऐसा भी एक बहुत ही कड़वा सच हमारे देश के जो है समाज में लागू पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ हद तक ऐसे डिफरेंसेस इवन आज भी रखे जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली और व्हाटएवर, also to bring about the social responsibility and awareness, we still have to study this lesson. ठीक है, तो ये लेसन हमें फिर भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो समस्या अभी दूर नहीं हुई है। सो दूसरा है फॉर यूजिंग वेल्स, लेक्स, बाथिंग प्लेसेस, रोड्स फॉर यूजिंग डेडिकेटेड फॉर पब्लिक यूज कंप्लीटली फॉर और पार्शियली अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल से गवर्नमेंट ने बनाया है, कोई कुआं है, तो मंदिर है, या तो फिर रोड है शहरों में, या तो फिर बाथिंग प्लेस है, या तो फिर कोई भी वो स्टेट जो सभी पब्लिक के लिए यूज करने के लिए जो जगह है, उनके ऊपर सभी का अधिकार होना चाहिए, किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। हाँ, एक चीज है इसमें कि अगर if it is found out that certain group of people or some individual is doing antisocial sort of behavior, okay, or antisocial activity, in case if they are involved in some sort of antisocial activity, तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई जरूर कर सकते हैं, but that is regardless of the caste and community। उसमें हमें यह नहीं देखना होता है कि ये कौन सी कास्ट का है, कौन सी कम्युनिटी, वो जो कोई भी, अगर सबके ध्यान में ऐसा आता है कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो पब्लिक प्लेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली दे शुड बी रिपोर्टेड टू द जुडिशियरी। ओके, दूसरा जो है जनरल प्रोविजन, दैट इज रिटन इन आर्टिकल 29A। ओके, याद रखना है आपको आर्टिकल 29A, इफ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ओन लैंग्वेज, script or cultural set of his own, he has the right to preserve that। ठीक है, कोई भी कम्युनिटी या कास्ट या कोई भी रिलीजन हम फॉलो कर सकते हैं, हमारा स्क्रिप्ट को हम फॉलो कर सकते हैं, हमारी भाषा हम खुद तय कर सकते हैं, कौन सा रिलीजन हमें फॉलो करना है वो भी हम तय कर सकते हैं। ठीक है, he has the right to preserve them and a person will not be refused admission on the basis of religion। कोई भी धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेस, तो ऑब्वियसली ऐसा जनरली हम देखा जाता है कि हिंदू लोग जो है मंदिरों में जाते हैं, मॉस्क में मुस्लिम लोग जाते हैं, चर्च में क्रिश्चियन लोग जाते हैं, लेकिन वो रिलीजियस प्लेसेस। अगर कोई हिंदू मॉस्क में जाना चाहता है, या तो कोई मुस्लिम मंदिर में जाना चाहता है, या तो हिंदू या तो फिर मुस्लिम को चर्च में जाना चाहता है, तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, कि हाँ यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही आ सकते हैं, ठीक है, या तो फिर यहाँ पे मुस्लिम लोग नहीं आ सकते, ऐसा रिस्ट्रिक्शन बनाना वो गलत है। दैट इज रिटन इन आर्टिकल 29A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दूसरा ये है कि a person will not be refused admission to the based of a religion, caste, language or any institution। कई बार एक ही इंस्टीट्यूशन के एक ही रिलीजन के अलग अलग इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, तो उसमें रोमन कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं, सैल्वेशन आर्मी होता है, ये सारे अलग अलग मेथोडिस्ट होते हैं, तो अलग अलग पाथ्स हैं और सबके जो इंस्टीट्यूशन के अलग अलग चर्चेस होते हैं। जब हम चर्च के गेट के
बाहर खड़े रहते हैं तो वहां पे बोर्ड या ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, हमें पता चलता है कि हाँ ये रोमन कैथोलिक चर्च है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग और उसमें भी सिर्फ रोमन कैथोलिक ही वहां पे जाएंगे, तो कोई दूसरा आता है तो वहां पे उनको एंट्री मिलना चाहिए। Same is the case with mosque and temples also. In case if there are subcaste, Hindus में तो well बहुत सारी सबकास्ट है, तो कोई मंदिर हो गया सपोज, तो वहां पे कुछ कास्ट के लोग नहीं आएंगे, कुछ ही कास्ट के लोग आएंगे, that also is absolutely wrong. Okay, वहां पे कोई भी जा सकता है because it's a place of worship. Okay, it's a place of religion and more importantly it is the place कि अगर हम भगवान को मानते हैं तो ऑब्वियसली मंदिर में जाते हैं तो वी शुड रियलाइज इन आवर माइंड दैट वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। एक तरफ बहुत बड़ा खर्चा करके हमने बहुत बड़ा मूर्ति बनाया हुआ है, वहां पे रखा है, और उसके सामने खड़े रह के अगर हम ऐसे डिफरेंसेस बनाएंगे तो हम, इसका मतलब यही हो गया कि हम भगवान को उल्लू बना रहे हैं। ओके, एटलीस्ट भगवान की शर्म रखते हुए तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे डिफरेंसेस रखना गलत बात है। ओके, और अगर रखे जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इट इज लायबल टू द पनिशमेंट और फाइन और बोथ। ओके ओके, नाउ स्पेशल प्रोविजंस। हमने दो जनरल प्रोविजन पढ़े, अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनको भी नंबर वाइज दिया गया है। ठीक है, नंबर 1, according to Article 46 of the Directive Principles of the State Policy, a state should take care of the educational, social, and economic interest of the backward class of the state. Okay, ये actually state government के बारे में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 46 में। रिमेंबर दिस, आर्टिकल 46 में स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसा डायरेक्शन दिया गया है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, एससी या एसटी में जो कोई भी लोग आते हैं, उनका एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल बढ़ाने में हेल्पफुल होने का जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी सूचना भी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर उनके ध्यान में ऐसा आता है कि एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करने वाले जो समुदाय के लोग जो है, अगर उनका शोषण या अन्याय हो रहा है तो उनके ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की है। दैट इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 46। सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16, जिसका फोर्थ कॉलम में लिखा है 16(4), if the state government feels that the backward class are not represented proportionally in government jobs, the state government will have right to provide reservation in the jobs and appointment. Okay, ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है, रिजर्वेशन का ये पॉइंट है बेसिकली कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के ध्यान में ऐसा आता है कि कुछ जॉब्स या तो फिर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, या तो फिर समान रूप से उनको गिना नहीं जा रहा है, ठीक है, या तो फिर उनको जॉब्स नहीं दिए जा रहे हैं, या तो उनको एडमिशंस नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ परसेंटेज का रिजर्वेशन रखना है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को सूचना दी गई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आपको शायद पता ही होगा, और ये भी शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, जनरल चीज में बता रहा हूँ एक्चुअली कि ईच एंड एवरी बैकवर्ड क्लास में कोई सारी कास्ट आती है, उनके लिए सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेजेस आर प्रोवाइडेड इन जॉब्स एंड एडमिशन। ठीक है, हाँ, उसमें रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, ये मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर लेडीज के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब्स है, या तो इवन लाइक द सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्स आल्सो, वहां पे भी विमेन के लिए रिजर्वेशन है। और ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, वहां पे भी विमेन के लिए
रिजर्वेशन है। और हमारा लाइक जो लोग होते हैं, जो हमारे समाज के अंदर जो लोग एससी या एसटी में लोग आते हैं, ठीक है, उनके लिए भी सर्टेन लेवल ऑफ रिजर्वेशन हैव बीन केप्ट। और ये स्टेट गवर्नमेंट को सूचना दी गई है कि आपको रिजर्वेशन, अगर ऐसा ध्यान में आता है कि लाइक discrimination is kept in the jobs and admissions, then they should provide certain percentage of reservation to both these castes. Okay, ऐसा लिखा गया 16(4) में। Okay, third point, so special provision का third point, according to articles 330, 332 and 334, some seats in legislative assembly and parliament are reserved for scheduled castes and scheduled tribes. ठीक है, there is no reservation for seats in Rajya Sabha. Right, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आपको आगे बता रहा था तो वो तो वुमेन रिजर्वेशन की बात थी, और लेकिन साथ में एक चीज भी ध्यान में रखना है कि एससी और एसटी के लिए पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके लिए भी जनरली, यानी वुमेन के लिए अलग से, लेकिन जनरली पुरुषों के लिए वहां पे एससी और एसटी कम्युनिटी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। ठीक है, जो विधानसभा होती है वहां पे भी, और पार्लियामेंट जो हमारी है संसद, उसकी सीटों में उनके लिए रिजर्वेशन होता है। देन द फोर्थ पॉइंट इज दैट सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, निचले लेवल की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहरों में होता है वो, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो शहरों में होता है, और गांव में जो ग्राम पंचायत होती है, वहां पे भी एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। तो हर एक जगह पे वैसे देखा जाए कि एजुकेशन यानी स्कूल्स और कॉलेजेस, ठीक है, एंड जॉब्स, एंड देन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओके, एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ग्राम पंचायत, ये चारों जगह पे रिजर्वेशन जो है वो एससी और एसटी के लिए रिकमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, अब आगे का पैराग्राफ में लिखा गया है वो चीज हम पढ़ेंगे। अदर देन दीज, अंडर डिफरेंट 5-year programs, hostels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children. Counseling and training classes for competitive examinations have been started. दूसरी भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है गवर्नमेंट से कि ये तो सब जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन 5-year प्रोग्राम जो होता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम करती है, वहां पे उसके मुताबिक हॉस्टल्स उनके लिए अलग से खोले गए हैं, माइनॉरिटीज के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है, उनके लिए स्पेशली हॉस्टल्स खोले गए हैं, और उनके बच्चे यानी कि लाइक एससी और एसटी कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, जो बच्चे को स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनको फीस में से कंसेशन दिया जाता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होता है। ठीक है, बल्कि उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, फिर उनको काउंसलिंग और ट्रेनिंग क्लास भी होते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रही है, सपोज जीपीएससी या तो यूपीएससी की एग्जाम होती है आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का भी इंतजाम किया है जगह जगह पे। ठीक है, और उनको करियर गाइडेंस भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ऐसी जगहों पर। रेसिडेंशियल स्कूल्स भी होती है जिसको हम देसी लैंग्वेज में आश्रमशाला कहते हैं। So residential schools have been set up for educational progress. Minimum requirements of age, fees and qualifications have been relaxed for the candidates of these groups for government jobs. Government job के लिए जो criteria होते हैं वो एससी और एसटी के लिए थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें जनरल कास्ट के लिए जो एज का लिमिट रखा गया वो अगर 30 इयर्स, तो हो सकता है कि एससी के लिए या एसटी के लिए दोनों के लिए 35 इयर्स हो सकता है। तो इतना 5 इयर्स का उनके लिए एक रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल है ये, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन
facilitates these persons who work for social understanding and upliftment of weaker sections of population. Their social information, potentiality, justice and human dignity. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देता है जिन्होंने ऐसे कम्युनिटी के लोगों के लिए सामाजिक जागृति का काम किया है, उनको हेल्प की है। ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट करने में उनका योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है अवार्ड, सर्टिफिकेट और कैश प्राइज वगैरह देकर। और ये काम जो करता है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर आप सोशल वर्क अच्छा करते हो तो आपको इस तरह से रिकॉग्निशन भी मिलता है। There is a separate division in the state and a special officer is appointed at the central level for welfare and protection of the interest of these people. ऐसे लोगों का डेवलपमेंट सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज का ध्यान में, उस चीज को के ऊपर नजर रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर यूनियन गवर्नमेंट उच्च लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखते हैं कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रखे हैं वो तो जरूर रखेंगे, लेकिन क्या उसके हिसाब से सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं है, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं है, उनको सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं है, जो पॉलिसीज डिक्लेयर की गई है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, वो ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कागज के टुकड़ों के ऊपर अगर हम लिख देते हैं कुछ रूल्स और नियम या फिर कुछ कॉलम्स अगर हम लिख देते हैं तो उससे काम खत्म नहीं हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दोज रिटन रूल्स। रूल्स तो हमें सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकली वो सारे रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, वो देखने के लिए भी एक अलग से गवर्निंग बॉडी होती है, और उसका जो गवर्निंग ऑफिसर है वो ये सारी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखता है, जहां पे नियमों के अनुसार रिजर्वेशन वगैरह दिया जा रहा है कि नहीं है, स्कॉलरशिप दी जा रही है कि नहीं है। ठीक है, ये सारे चीज फॉलो की जा रही है कि नहीं है, उनको ध्यान रखना है। नेशनल कमीशन इज फॉर्म एट द सेंट्रल लेवल फॉर दीज पीपल। ओके, नेशनल कमीशन एक राष्ट्रीय कमीशन जो है वो एससी और एसटी के लिए भी बनाया गया है। Along with it, various schemes have been started for social, educational and economic development of these people by state and central government. अलग-अलग स्कीमें भी इंप्लीमेंट की गई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जिनसे इनका स्टेटस जो है वो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, वो थोड़ा सा ऊपर आ सके। ठीक है, now we are going to study this special topic, provisions only for scheduled caste and provisions only for scheduled tribes. Okay, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो प्रोविजन बनाए गए हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसा करके टॉपिक्स दिए गए हैं। पहले हम शेड्यूल कास्ट के बारे में पढ़ेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशली कौन सी प्रोविजन है। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, untouchability is socially totally eradicated and its practice in any form is prohibited. Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be legally punishable crime. Okay, यानी कि आर्टिकल 17 में जो लिखा गया है उसके मुताबिक जो अछूतपना पहले रखा जाता था, इवन आज भी थोड़ा बहुत ऐसा मालूम तो पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको जिसको इंग्लिश में हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, वो इरेडिकेट किया गया कानूनी ढंग से। लेकिन अगर फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि अनटचेबिलिटी कोई कर रहा है शेड्यूल कास्ट के प्रति, ठीक है, तो लाइक वो एक लीगली पनिशेबल क्राइम है, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 17 फॉर शेड्यूल कास्ट। दूसरा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, states are given right to frame a law and continue any existing law which permits the public institution for social welfare
or reforms to keep the Hindu religion institutional, open to all Hindus. ये स्पेशली टेम्पल्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी सबकास्ट है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड ही है एक्चुअली। तो अगर टेम्पल कोई बनाया गया है वो हिंदुओं का है, तो ऑब्वियसली वहां पे एंटर करने का अधिकार भी सभी हिंदुओं को है, वो चाहे जनरल कास्ट में आते हो या एससी में आते हो या एसटी में आते हो। तो उसके लिए भी अलग से प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आर्टिकल 25 में। उसके मुताबिक चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी कास्ट का कोई इंसान हो, उसको टेम्पल में एंट्री करने से कोई मना नहीं कर सकता है। अगर करता है तो अगेन इट इज अ पनिशेबल क्राइम। ओके, Here the word Hindu includes Sikhs, Jain and Buddhist। अब खास बात आपको जानने के लिए है कि हिंदू का मतलब क्या है, कि कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो हिंदू में से वो दूसरे रिलीजन बने। लेट्स से फॉर एग्जांपल सिख। अब सो फार में ऐसा है तो लग रहा है कि लाइक सिख रिलीजन जो है वो टोटली अलग है हमारे से। उनके तो गुरुद्वारे होते हैं तो वो गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिख हो या जैन हो या बुद्धिस्ट हो या फिर हिंदू हो या जो कोई भी हो, इनफैक्ट दूसरे रिलीजन के लोग भी अगर हैं तो उनको हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि टेम्पल्स में एंट्री करने से कोई मना नहीं कर सकता। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, let's see. Now we are going to discuss about the provisions only for ST. Scheduled tribes के लिए जो provisions रखे गए हैं वो है आर्टिकल 19 जिसका 5th कॉलम है। आर्टिकल 19 जिसका 5th कॉलम empowers the governors of the states to impose restrictions in the interest of scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any religion, to settle down there, to acquire property or to carry out any business में। अब यहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज की बात है, कोई रेसिडेंशियल एरिया हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, अगर कोई भी इंसान खास करके एससी और एसटी दोनों की यहाँ पे बात होगी तो वहां पे वो रहना चाहते हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना खेत एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई दुकान लेना चाहते हैं, ऑफिस शुरू करना चाहते हैं, या तो इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी कहीं पे भी कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहां पे उनको रोक नहीं सकता है कोई भी। ओके, और अगर कोई भी रोकने की कोशिश करता है, कोई उनको डिसअलाउ करता है, तो ऑब्वियसली इट इज काइंड ऑफ पनिशेबल ऑफेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो पनिशेबल ऑफेंस है। Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal regions about land plantations, money lending and other exploitations on scheduled tribes, and to frame religious laws to protect them। ठीक है, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में ये नियम बनाया गया है कि उन्होंने ऐसा तय किया है कि कोई पर्टिकुलर एरिया जो है वो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, क्योंकि सालों से वहां पे वो लोग रह रहे हैं। तो कोई गलत तरीके से कोई बिल्डर या तो कोई भी जो उच्च अधिकारी है या तो कोई भी इंसान वहां पे उनको पैसे देके वो जगह खरीद नहीं सकता है, और वहां पे उनको गवर्नमेंट की बेसिकली परमिशन देनी पड़ती है। ओके, बेसिकली इट इज नॉट अलाउड, एंड स्पेशली व्हेन दे आर अपोजिंग टू डू सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इन their own land area, then again it is a kind of punishable offense in the eye of our constitution। ठीक है, क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी में रह रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में हर कोई इंसान जो है वो सेफ होता है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन रखा जाता है कि दूसरी जगहों पे उनकी ओर अगर भेदभाव रखा जाता है, तो दे ऑलवेज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन रेजिडेंशियल एरियाज, तो वहां पे कोई इंटरफियर नहीं हो सकता है। ओके, अब इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है। Various schemes and programs have been started by government for the development of SC, ST and backward classes. That is why their condition is improving। एक अच्छी बात है हमारे हिसाब से कि आज जो जनरेशन में हम जी रहे हैं 2020, पहले के मुकाबले काफी अच्छा सिचुएशन है। जो डिस्क्रिमिनेशन पहले रखा जाता था, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हालांकि ये जरूर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि
ये सोशल इवल है जो टोटली इरेडिकेट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पहले से कम जरूर हो गया है। सो इफेक्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सूचना दी है, गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही है उसका इफेक्ट हमें जरूर दिख रहा है। सो सिचुएशन इज इंप्रूविंग, देयर सिचुएशन इज आल्सो इंप्रूविंग। Many people have got an opportunity to progress socially, economically and politically. खास करके SC/ST में या अदर बैकवर्ड क्लासेस में आने वाले जो लोग हैं, ओके, माइनॉरिटीज में आने वाले लोग जो हैं, उनकी सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल कंडीशन जो है वो पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हुई है। So with that conclusion, I'm ending this lecture over here only. In the next lecture, we are going to discuss about totally different types of social problems and challenges. Okay, हमारे कंट्री के बहुत सारे दूसरे भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं जो कि ये टॉपिक से काफी अलग है, but we are going to discuss about that in the next lecture. Okay, thanks for your time. Bye bye.